जय हिंद साथियों। आज मैं आपसे मुखातिब हूँ एक नया टॉपिक लेकर, जो कि हर एक्स सर्विसमैन को आवश्यकता पड़ती है। टॉपिक है एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम ECHS। हम आज विस्तार से ECHS के सभी रूल्स रेगुलेशंस के बारे में सीखेंगे और वो सब जानकारियां जो आपको आवश्यक है एक एक्स सर्विसमैन के तौर पर, मैं आज आपको इस लेक्चर के माध्यम से दूंगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पेरेंट पीसी क्या है। पेरेंट पीसी वो पैतृक पीसी है जिस पीसी पर आप डिपेंडेंट हैं। पेरेंट का मतलब पेरेंट्स, माता पिता। पैतृक पीसी वो पीसी जो आपने रिटायरमेंट के टाइम पे कहा कि भाई मैं इसके पास रहता हूं और इसे मेरा पेरेंट पीसी बनाया जाए। वो आपका मेनली हेल्थ का केयर करने के लिए जब तक आप वहां रहते हैं जिम्मेदार होगा। उस पीसी को आपका पैतृक पीसी या पेरेंट पीसी कहा जाता है। हर वेटरन के लिए एक पेरेंट पीसी होना आवश्यक है, हर एक उसके डिपेंडेंट के लिए एक होना आवश्यक है। पेरेंट पीसी आपका मेन ट्रीटमेंट इनिशिएशन और मेडिसिन गिविंग सेंटर है। यहां से आपको दवाइयां भी मिलेगी, आपको हर प्रकार का ट्रीटमेंट यहां से मिलेगा। जितने भी प्रकार के प्लान्ड ट्रीटमेंट है, सोच समझ करके जो ट्रीटमेंट करवाया जा रहा है, जितने भी रेफरल है, वो आपको पेरेंट पीसी के माध्यम से मिलेंगे। हाँ, अगर आप कहीं ट्रांजिट में हैं, मान लो कहीं दूर गए हुए हैं और आपका पेरेंट पीसी पास में नहीं है, तो नॉन पेरेंट पीसी भी आपको दवा दे सकता है। वहां का एमओ भी आपको रेफरल दे सकता है, लेकिन वो ईमेल से पेरेंट पीसी को इंटीमेट करेगा कि आपका ऐसा ऐसा बंदा हमारे यहाँ एडमिट हुआ है या उस प्रकार से उसको दवाई दी गई है। अब आप कहीं रास्ते में हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, बस से, ट्रेन से, गाड़ी से ट्रेवल कर रहे हैं, बीमार हो गए हैं, किसी भी ECHS पॉलीक्लिनिक पे आप जा सकते हैं। वो आपको 7 दिन की दवाई दे देगा। अगर OIC के पास दवाइयां हैं, OIC के डिस्क्रिप्शन में 15 डेज तक की भी दवाई दे सकता है। अगर आप एडमिट हो गए तो हॉस्पिटल में एडमिट भी करवा सकता है, लेकिन 15 दिन से अधिक की दवाई आपको नहीं देगा और आपको वापस डिस्चार्ज कर देगा वहां से। हाँ, कोई इमरजेंसी है, लंबा ट्रीटमेंट चल रहा है तो एडमिट हो सकते हैं, लेकिन मेडिसिन मैक्सिमम 15 डेज देकर के आपको डिस्चार्ज कर देगा। जबकि पेरेंट पीसी आपको जितनी आवश्यकता उतनी दवाइयां देगा वहां से। अब ये 7 दिन या 15 दिन की कहानी क्या है? वो ये सोचते हैं कि भाई 7 या 15 दिन में बंदा वापस अपने पेरेंट पीसी पे पहुंच जाएगा, लेकिन आप अपना पेरेंट पीसी 6 महीने में एक बार चेंज कर सकते हो। मान लो आपका ट्रांसफर हो गया, या आप कोई सिविल जॉब कर रहे हैं, आपका ट्रांसफर हो गया, या आप किसी वजह से बच्चों के पास चले गए, तो हर 6 मंथ्स में आप अपना पेरेंट पीसी चेंज कर सकते हैं। आपके हर एक फैमिली मेंबर का पेरेंट पीसी अलग अलग हो सकता है। आपका जयपुर हो सकता है, बच्चे कहीं आपके बॉम्बे में पढ़ रहे हो तो बॉम्बे हो सकता है, दिल्ली पढ़ रहे हो तो दिल्ली हो सकता है। तो हर एक फैमिली मेंबर का सेपरेट पेरेंट पीसी हो सकता है। आपको अगर अपना पेरेंट्स पीसी चेंज करना हो तो आप अपने OIC पेरेंट पीसी को एक एप्लीकेशन देंगे, वहां से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेंगे और फिर जाकर के जिस पीसी में आपको अटैच होना है वहां NOC और एप्लीकेशन देंगे और नया पीसी आपको ऐड कर लेगा और पुराने पीसी से आपका नाम डिलीट हो जाएगा। ये है तरीका। 6 महीने बाद या हर 6 महीने में आप अपना पेरेंट पीसी चेंज करना चाहें, 1 साल में करना चाहें, जब आपको आवश्यकता हो करना चाहें। हम आगे चलते हैं। देखिए, ECHS में कुछ एक कैटेगरी स्पेशल कैटेगरी मानी जाती है। स्पेशल कैटेगरी मतलब उनको वरीयता दी जाएगी ट्रीटमेंट में। ये कौन लोग हैं? 80 साल से बड़े बुजुर्ग। अगर आप 80 साल से ऊपर हैं, आपको प्रायोरिटी दी जाएगी मेडिसिन में भी, इलाज में भी, लाइन में भी, हर जगह। आप अगर कैंसर पेशेंट है, आपको वरीयता दी जाएगी। आपको हाथ पांव हिलने की, जो पार्किंसंस डिजीज जिसको बोलते हैं वो है, उसमें आपको वरीयता दी जाएगी। आप भुलक्कड़ हैं, भुलक्कड़ से मेरा मतलब नहीं है, डायमेंशिया एक ऐसा डिजीज है जिसमें भूलने की बीमारी होती है, बुजुर्गों को हो जाती है, सब कुछ भूलने लग जाते हैं। ऐसे केस में भी आपको वरीयता दी जाएगी। आप बैटल कैजुअलिटी है तो ऑब्वियसली आपको वरीयता दी जाएगी। आप स्पेशली एबल्ड पर्सन है तो आपको वरीयता दी जाएगी। आप बेड रिडन है, बिस्तर से बंधे हैं, उठ नहीं सकते हैं, तो आपको वरीयता दी जाएगी। आप व्हील चेयर पे हैं, आपको वरीयता दी जाएगी। और अन्य कोई कैटेगरी जो कि ECHS द्वारा बताई गई हो, ये सब स्पेशल कैटेगरीज हैं। स्पेशल कैटेगरीज का इंपॉर्टेंस आपको आगे पता लगेगा कि इनको वरीयता दी जाएगी ट्रीटमेंट में। आगे चलते हैं। अब अगला सवाल आता है कि देखिए, आजकल एलोपैथी तो है ही, जो आप अंग्रेजी दवाइयां लेते हैं उसे एलोपैथी कहते हैं। और जो पुराने सिस्टम है उनको सरकार ने एक एक्रोनिम दिया जिसका नाम है आयुष। ये देखिए लिखा हुआ है आयुष। अब ये आयुष क्या चीज है? आयुष मतलब ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ए का मतलब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, वाई का मतलब योगिक ट्रीटमेंट, योगा वाला ट्रीटमेंट, यू का मतलब यूनानी ट्रीटमेंट, एस का मतलब सिद्धा ट्रीटमेंट जो कि साउथ इंडिया में होता है, और
एच का मतलब होम्योपैथी ट्रीटमेंट। ये हो गया आयुष ट्रीटमेंट, यानी पुरानी चिकित्सा पद्धतियां हैं, उनका भी ट्रीटमेंट अगर आपको पसंद है तो वो भी आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते, हम डिस्कस करते हैं। देखिए, आप बिल्कुल आयुष का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आपको योग, आपको आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लेना है, आपको योगिक ट्रीटमेंट लेना है, आपको यूनानी पद्धति का ट्रीटमेंट लेना है, आपको होम्योपैथी का लेना है, सिद्धा जो साउथ इंडिया में होती है उसका ट्रीटमेंट लेना है, तो आपको अपने ओआईसी से परमिशन लेनी पड़ेगी। ओआईसी एक फॉर्म पे नॉर्मल परमिशन दे देता है। आप पेमेंट से ट्रीटमेंट करवाएंगे, 100% आपका पैसा वापस रिइंबर्स हो जाएगा। आप बिल लेके आएंगे कहां? अपने पेरेंट पीसी के पास, और पेरेंट पीसी आपके बिल का क्लेम आपको आपके खाते में दे देगा। अब देखिए, ओआईसी की परमिशन आवश्यक है, ईसीएचएस की ओआईसी की। आप एलोपैथी से आयुष में चेंज करें या आयुष से एलोपैथी में चेंज करें, दोनों के लिए आपको ओआईसी की परमिशन चाहिए। एक फॉर्म पे नॉर्मल परमिशन दे देगा। दोनों ट्रीटमेंट एक साथ नहीं ले सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे तो आयुर्वेदिक भी चलेगा और साथ साथ एलोपैथी भी चलेगी, जी नहीं। आप या तो आयुष का ट्रीटमेंट ले सकते हैं या फिर एलोपैथी का, एक टाइम में एक ही ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। अब देखिए, हम आगे चलते हैं। नॉर्मल प्लान ट्रीटमेंट, जो कि आप अपना पेरेंट पीसी से करवाते हैं, कि आपने प्लानिंग कर रखी है, आपको ये प्रॉब्लम है, छोटी मोटी जो भी प्रॉब्लम, छोटी बड़ी जैसी भी प्रॉब्लम, आपको ट्रीटमेंट, आप बूढ़े हो गए, आपको प्रॉब्लम्स तो होंगी ही। ऐसी स्थिति में आपको ईसीएचएस क्या करेगा? आपको ईसीएचएस एमओ के पास जाना होगा। पर्ची बनाते हैं, आपको सबको पता है पर्ची बनती है। पर्ची बनाने के बाद आप डॉक्टर के रूम के नंबर होते हैं, जिस डॉक्टर को आपने दिखाना उसको दिखाया, वो डॉक्टर आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दवाई देगा। आपको 3 दिन की रिक्वायरमेंट है, 7 दिन की है, 15 दिन की है। अगर आप ज्यादा बीमार हैं तो आपको 30 दिन की दवाई दे देगा। आमतौर पे 30 दिन की दे देते हैं डॉक्टर्स। और आप अगर स्पेशल कैटेगरी, हमने डिस्कस किया था, स्पेशल कैटेगरी कौन सा? स्पेशल कैटेगरी ये वाले लोग, ये जो हमने देखे थे, ये सारी स्पेशल कैटेगरी, स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 80 साल वाले, कैंसर पेशेंट, पार्किंसन, डायमेंशिया, बीसी, बेड रिडन, व्हीलचेयर, ये सब, इन सबको 3 महीने तक की दवाई दी जा सकती है। अब एक चीज और देखिए, आप दवाई लेने गए, आपको 1 जनवरी को दवाई मिली, आपकी दवाई एक्सपायर खत्म होने से पहले सॉरी, दवाई आपकी 30 जनवरी को खत्म होने वाली है, 31 को खत्म होने वाली है, मान लो। आप 20 जनवरी को ही दोबारा दवाई ले सकते हैं, 10 दिन पहले। नेक्स्ट ड्यू एनडीडी मतलब नेक्स्ट ड्यू डेट से 10 दिन पहले आप अगले महीने की दवाई ले सकते हैं। वो इसलिए दी जाती है ताकि आपकी दवाइयों में गैप नहीं हो। तो आप ये नहीं सोचेंगे यार 10 दिन की दवाई बची है तो अभी मैं नहीं लेता हूं। आपको 1 महीने की मिली, आप 10 दिन पहले अगले महीने की दवाई ले सकते हैं। अब देखिए, वो वेटरन्स जो विदेश जाने के, उनके बच्चे विदेश जाना चाह रहे हैं, 6 महीने की दवाई एक साथ ले सकते हैं। ध्यान रहे आपको, 6 मंथ्स मेडिसिन दे कैन टेक टुगेदर, लेकिन उनको अपना वीजा और कंफर्म टिकट दिखानी पड़ेगी ईसीएचएस में। भाई ये मेरा वीजा रहा, ये मेरी कंफर्म टिकट है, मैं विदेश जा रहा हूं, मुझे 6 महीने की दवाई तो दे देंगे। आप अगर बेड रिडन हैं, बिस्तर से बंधे हैं, व्हीलचेयर से बंधे हैं, तो आपका प्रॉक्सी, यानी आपका बेटा, पोता, आपका रिश्तेदार, आपका पड़ोसी, जिसको आप ऑथराइज करेंगे, वो आएगा ईसीएचएस, वीडियो कॉलिंग करवाएगा और आपकी दवाई लेके जा सकता है। यानी आपको आने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने प्रॉक्सी को भेजिए, लेटर दीजिए, वीडियो कॉलिंग करिए कि देखो मैं तो बिस्तर पे लेटा हूं, मैं तो व्हीलचेयर बाउंड हूं, आ नहीं सकता हूं, मेरे बेटे, पोते, पड़ोसी, वाइफ, जो भी आप भेजना चाहें उनको भेज करके दवाइयां ले सकते हैं। अब देखिए, जो मेडिसिन नॉट अवेलेबल है, मान लो आपको डॉक्टर ने दवाई लिख के दी ईसीएचएस में, कई जगह गोले मार दिए उसने, एनए, तो आप क्या करेंगे? एनए में एक ओआईसी ईसीएचएस की जवाबदारी है कि वो आपको ऑथराइज्ड लोकल केमिस्ट से दवाई ला करके दे, जो कि आपका प्रॉक्सी भी लेके जा सकता, बाद में आप नहीं आ सकते तो। अभी एएलसी क्या है? ऑथराइज्ड लोकल केमिस्ट, यानी हर एक ईसीएचएस को, ओआईसी को ये पावर दी गई है सरकार द्वारा कि वो दवाइयां डायरेक्टली लोकल केमिस्ट से खरीद सकता है, ऑथराइज्ड लोकल केमिस्ट से। टाइप ए और बी जो बड़े वाले पीसी है, उनमें 5 लाख तक की दवाइयां 1 महीने में ओआईसी खरीद सकता है। जो सी टाइप पीसी है, वो 3 लाख तक की दवाइयां 1 महीने में खरीद सकता है ओआईसी। और जो डी टाइप के ईसीएचएस है, उनमें 2 लाख तक की दवाइयां 1 महीने में खरीद सकता है। इन्हीं 5 से 2 लाख का जो बजट है, इसमें से आपको दवाई दी जाएगी अगर एनए है तो, ये आपका अधिकार है। अगर आप क्रॉनिक पेशेंट है, जैसा हमने पहले देखा स्लाइड में, और जो कि स्पेशल कैटेगरी वाले भी आते हैं, आपको 3 महीने तक की दवाई एक साथ दी जाएगी। अब देखिए, आगे चलते हैं। रेफरल के कुछ एक नियम है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, कृपया ध्यान से सुनिएगा। अगर आप 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं
आई रिपीट, अगर आप 70 ईयर्स से ऊपर वाले हैं, किसी रेफरल की जरूरत नहीं, आप सीधे किसी भी एम्पेनल्ड हॉस्पिटल में जा सकते हैं। वो इसलिए किया गया कि 70 साल से बड़े बुजुर्गों को बड़ी दिक्कत होती है, पहले ईसीएच रहा, उसके बाद फिर एम्पेनल्ड, बड़ा कष्ट है। तो बुढ़ापे में आपको सही सुविधा मिले, इसलिए ईसीएच ने नियम बनाया। पहले 75 साल था, अभी 70 साल कर दिया गया। आप 70 से एक दिन भी ऊपर हैं, आप सीधे किसी भी एम्पेनल्ड हॉस्पिटल चलिए, आराम से मस्ती से अपना इलाज करवाइए। लेकिन बाकी लोग जो 70 साल से नीचे हैं, वो तभी जा सकते हैं जब उनको ईसीएचएस ने रेफर किया। उनका अधिकार नहीं कि वो सीधे चले जाएं, उनको पीसी में आना पड़ेगा। मान लो 69 साल के हैं तो पीसी में आना पड़ेगा, वहां से डॉक्टर से लिखवाना पड़ेगा और डॉक्टर का डिसीजन फाइनल, उसके बाद फिर वो एम्पेनल्ड हॉस्पिटल में जाएंगे। फिर दोहरा देता हूं, आप अगर 70 साल से एक दिन भी ऊपर हैं, 70 साल के बुजुर्ग हैं, तो आप सीधे किसी भी एम्पेनल्ड हॉस्पिटल में जाकर के अपना इलाज करवा सकते हैं। इमरजेंसी में नॉन एम्पेनल्ड में भी जाएंगे, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। अब देखिए रेफरल की वैलिडिटी, जैसा कि पहले ये लिमिट 75 थी, अभी 70 कर दी गई है। रेफरल की वैलिडिटी पहले 1 महीना होती थी, अभी 3 महीने कर दी गई है। ये आपका बहुत बड़ा स्टेप है ईसीएचएस का, कि आपको एक बार रेफरल दिया, उसके बाद 3 महीने में कभी भी जाके डॉक्टर को दिखा सकते हैं। आपको ईसीएचएस के डॉक्टर ने एक डॉक्टर को रेफर, एक स्पेशलिस्ट को रेफर किया, उस स्पेशलिस्ट ने सोचा कि यार इसको तो और भी बीमारी हो सकती है, इसको 2 और स्पेशलिस्ट को उसने रेफर कर दिया, तो टोटल आप 3 स्पेशलिस्ट को एक रेफरल में दिखा सकते हैं। दिस इज एन इंपॉर्टेंट इश्यू। मान लो मुझे कोई बीमारी हुई, मेरे को ईसीएचएस का रेफरल मिला, वो 3 महीने के लिए वैलिड है। आज 1 जनवरी को मान लो मुझे मिला, 3 महीने के लिए वो वैलिड है, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च एंड तक वो वैलिड है। मैं गया कार्डियोलॉजिस्ट के पास, कार्डियोलॉजिस्ट ने सोचा कि इस बंदे को तो नेफ्रोलॉजिस्ट को भी दिखाया जाए और इसको तो यूरोलॉजिस्ट को भी दिखाया, किसी 2 और को दिखाने की उसने सोची, तो 2 को और रेफर कर सकता है, यानी कि मैं टोटल 3 स्पेशलिस्ट को दिखा सकता हूं। और मेरे सेशंस कितने होंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, पहले सेशंस बहुत कम होते थे, अभी 6 सेशंस आप 6 बार दिखा सकते हो, यानी वैलिडिटी 3 महीने, 3 स्पेशलिस्ट को आप दिखा सकते हो और 6 बार जा सकते हो। ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है, इसको ध्यान से सोचें और समझें। दांत का रेफरल भी 3 महीने के लिए वैलिड है, लेकिन एक दिन में अगर आप गए ईसीएचएस में और आपको मैक्सिमम 2 डॉक्टरों को, 2 स्पेशलिस्ट को रेफर कर सकते हैं, यानी आप हॉस्पिटल पहुंच गए, वहां से वो 2 और को कर सकते हो, अलग कहानी है। लेकिन यहां पर अगर आप कहते हैं मेरे को 2 रेफरल चाहिए, तो 2 वो दे सकता है, लेकिन आप कहें मुझे 3 रेफरल चाहिए, मुझे आंख का भी चाहिए, मुझे ऑर्थो का भी चाहिए, मुझे कार्डियो का भी चाहिए, तो 3 रेफरल नहीं देंगे वो आपको एक बार में, एक दिन में 2 ही देंगे, दूसरे दिन दे सकते हैं एम्पेनल्ड हॉस्पिटल के लिए। तो ये खर्चे बचाने के लिए तरीके हैं। लेकिन अगर आपको एमएच रेफर करता है तो 10 रेफरल भी हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है एमएच के लिए रेफरल्स की। जो बड़ी सीरियस बीमारियां हैं उनके लिए रेफरल की वैलिडिटी 180 दिन, यानी 6 मंथ्स, 6 महीने तक आप इलाज करवा सकते हैं। मान लो आपको किडनी फेलियर है, आपको डायलिसिस लगता है, खून की सफाई हो रही है डायलिसिस मशीन के माध्यम से, आपको कैंसर है, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी चल रही है, आपको डायबिटीज है सीरियस, हाइपरटेंशन है, ये सब चीजें अगर आपको है तो आपको 6 मंथ्स तक की वैलिडिटी का रेफरल मिल जाएगा। ब्यूटीफुल। इसके अलावा आपका पेरेंट पीसी आपको मेडिकल सिकनेस सर्टिफिकेट दे सकता है, आपको फिटनेस सर्टिफिकेट, आप नौकरी करें फिटनेस सिकनेस दे सकता है, आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सर्टिफिकेट दे सकता है, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट एम्प्लॉयमेंट के लिए, प्रोवाइडेड ये आपकी आगे वाली एजेंसी एक्सेप्ट करे। आमतौर पे कर लेते हैं, लेकिन कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन से नहीं एक्सेप्ट करते, पर जनरली हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे, जब भी आप रेफरल पर जाएं तो आप ईसीएचएस कार्ड और रेफरल फॉर्म, ये 2 चीजें नहीं, ये 2 अंगुलियां ध्यान रखें, ईसीएचएस कार्ड और रेफरल फॉर्म। कई बार मेरे साथ हुआ है, मैं ईसीएचएस कार्ड ले जाना भूल गया, अरे वापस आना पड़ता है। फिर रेफरल फॉर्म तो फोटोकॉपी करवा के रखें, आप 2 रखें, एक को फोटोकॉपी करवा लें, डबल रेफरल फॉर्म अपना, ताकि एक हो जाए तो दूसरा काम है। और ईसीएचएस कार्ड तो हरदम अपने साथ रखें, जब भी किसी एम्पेनल्ड हॉस्पिटल में जाते हैं तो ये 2 आइटम्स हमेशा अपने साथ रखें। देखिए हम आगे चलते हैं, माफ करना थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपके भले के लिए है। 2 तरीके के ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट 2 तरीके के हैं, एक तो है लिस्टेड और दूसरा है अनलिस्टेड। प्रोसीजर्स, इन्वेस्टिगेशंस, इम्प्लांट्स, ये 2 तरीके के हैं, लिस्टेड और अनलिस्टेड।
लिस्टेड वो प्रोसीजर्स या ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशन टेस्ट हैं जो कि एक लिस्ट के माध्यम से एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू के माध्यम से ईसीएचएस और एम्पैनल्ड हॉस्पिटल के बीच में साइन हो चुका है। वो लिस्ट जो दोनों ने साइन करके वो लिस्टेड है। अनलिस्टेड कि भाई वो लिस्ट में नाम नहीं है, प्रोसीजर तो, बीमारियां तो लाखों तरीके की हो सकती हैं, लिस्ट में नाम नहीं है, वो अनलिस्टेड है। लिस्टेड प्रोसीजर्स में जब एक बार आपको रेफर कर दिया गया तो वापस आपको अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर अनलिस्टेड सर्जरी होनी है तो उसके लिए वो हॉस्पिटल आपको एक अपेंडिक्स ए देगा, उस पर फिर आप पीसी में आएंगे, पीसी वाले एमएच में भेजेंगे, एमएच से एसईएमओ जो है वो उसको अप्रूवल करके देगा और फिर आपका इलाज होगा। यानी ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स हैं अनलिस्टेड वाले, इसलिए इनको दोबारा से अप्रूवल की आवश्यकता है। जो लिस्ट में नाम है उनके लिए कोई अप्रूवल की आवश्यकता नहीं। लिस्ट बड़ी लंबी है इसलिए आपको मैं बता नहीं सकता। यहाँ पे जितने भी टेस्ट हैं, अगर 5,000 रुपए तक के टेस्ट हैं तो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल बिना परमिशन के सीधे टेस्ट कर देगा। 5 से ज्यादा हैं तो फिर परमिशन की आवश्यकता होगी। तो फिर दोहरा देता हूं, जो लिस्ट में नाम है, एमओयू साइन है, वो लिस्टेड प्रोसीजर्स, एमओयू साइन नहीं है वो अनलिस्टेड प्रोसीजर्स। अनलिस्टेड प्रोसीजर्स के लिए दोबारा अपेंडिक्स ए पे परमिशन की आवश्यकता है, लिस्टेड के लिए कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं, सीधा ट्रीटमेंट। 5,000 तक के सारे टेस्ट के लिए कोई दोबारा से परमिशन की आवश्यकता नहीं। 5,000 से ऊपर के टेस्ट भी परमिटेड है, लेकिन परमिशन ली जाएगी दोबारा से पीसी से। हम आगे चलते हैं। ये देखिए, कुछ एक ट्रीटमेंट ऐसे जिनमें आप पहले से एडवांस में परमिशन ले लो कि मुझे ये सब प्रॉब्लम है, एडवांस में परमिशन लेता हूं। वैसे ही इन केसेस में एडवांस में लिखित परमिशन दे सकता है। मेजर सर्जरी हो, कैंसर ऑन्कोलॉजी का कुछ हो, ऑर्गन का ट्रांसप्लांट होना हो, घुटने रिप्लेस, कोई भी नी या जॉइंट्स रिप्लेस होने हो, कोई न्यूरोलॉजिकल सर्जरी हो, मोटापे का केस हो, उसकी सर्जरी हो, ये सब परमिशन डायरेक्टली ईसीएचएस के माध्यम से एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में एडवांस में दे दी जाती है, फिर आप अपना इलाज करवाएं। अब देखिए, हम एक इंपॉर्टेंट चीज की तरफ चल रहे हैं जिसको कहते हैं इमरजेंसी ट्रीटमेंट। अभी तक हमने देखा क्या था, वो प्लान्ड ट्रीटमेंट था, इमरजेंसी नहीं थी। ट्रीटमेंट तो होना, बीमारियां हो सकती हैं। अब क्या अचानक हुई खतरनाक बीमारी, एक्सीडेंट, उसको इमरजेंसी कहते हैं। देखिए इमरजेंसीज क्या क्या है, जिसको ईसीएचएस के माध्यम, ईसीएचएस की लिस्ट के हिसाब से इमरजेंसी माना जाता है। कार्डियक, हार्ट अटैक आ गया, रोड में एक्सीडेंट हो गया, भयंकर सांस की बीमारी हो गई, भयंकर फूड पॉइजनिंग हो गया, आपको सांप ने काट दिया, कुत्ते ने काट दिया, कोई एनिमल बाइट हो गई, कोई एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड इमरजेंसी हो, ग्लैंड फेल होगी तो मर जाओगे। रीनल फेलियर यानी आपकी किडनी का फेलियर हो गया है, आपको कोई भयंकर सीवियर इन्फेक्शन हो गया है, कोई भी ऐसी चीज जिससे जीवन को खतरा है उसको इमरजेंसी माना जाएगा। और ध्यान रहे, आपको लगता है इमरजेंसी तो बेनिफिट ऑफ डाउट आपको मिलेगा। किसी को गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, उसको छाती में दर्द हो गया, उसको लगा हार्ट अटैक आ गया, वो हॉस्पिटल गया, वो किसी भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में या नॉन एम्पैनल्ड में चला, उसको प्राथमिक उपचार देखिए। अगर डॉक्टर सोचता है कि यार इसको तो हार्ट अटैक नहीं है तो उसको दवाइयां देके छोड़ देगा वो, लेकिन ये नहीं कहेगा कि भाई तेरी तो इमरजेंसी नहीं है, भाग जाए यहाँ से। नो, उसको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा जो वाजिब है ट्रीटमेंट है। अगर इमरजेंसी तो पूरा इलाज करेगा, अगर डाउटफुल केस था तो भी जरूरत शुदा इलाज करके 1 दिन में 2 दिन में भेज देगा। बेनिफिट ऑफ डाउट किसको मिलेगा? पेशेंट को मिलेगा। आगे चलते हैं, देखिए इमरजेंसी ट्रीटमेंट। इमरजेंसी में आप किसी भी एम्पैनल्ड या नॉन एम्पैनल्ड किसी भी एम्पैनल्ड या नॉन एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जा सकते हैं। एम्पैनल्ड तो जैसे जयपुर में 50-60 एम्पैनल्ड हॉस्पिटल है जिनकी एम्पैनलमेंट में लिस्ट है। नॉन एम्पैनल्ड मतलब कोई भी हॉस्पिटल जो आपके पास नजदीक है, जो कि ईसीएचएस से एम्पैनल्ड नहीं है, सीधा जा सकते हैं। क्योंकि आप वेट नहीं करेंगे, अगर हार्ट अटैक आ गया और अगर मैं सोचने लग गया कि एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाऊं, जब तक तो ऊपर रिपोर्ट हो जाएगी, तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जा सकते हैं। एम्पैनल्ड हॉस्पिटल जो है एक इमरजेंसी रिपोर्ट रेज करेगा और 24 घंटे में ऑनलाइन उसको भेजेगा, बीपीए साइट के माध्यम से अपने आप वो अप्रूवल होती रहेगी। अगर हॉस्पिटल नॉन एम्पैनल्ड है तो फिर मुझे अपने रिश्तेदार के माध्यम से ही पीसी में 48 घंटे में इमरजेंसी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या ईआर जो है वो भेजनी, प्रवाह से ईआर लेंगे और जाकर के आकर के पीसी से साइन करवा के ले जाएंगे। हमारे कोई रिश्तेदार, हमारे कोई जानकार, हमारे कोई दोस्त, हमारे कोई बच्चे। लेकिन हर हालत में बेनिफिट ऑफ डाउट किसको? पेशेंट को दिया जाएगा। पेशेंट को तंग नहीं किया जाएगा। एम्पैनल्ड हॉस्पिटल ऑनलाइन बिल रेज करेगा, ऑनलाइन पेमेंट होगा, आपका टोटली कैशलेस पेमेंट होगा एम्पैनल्ड में। अगर नॉन एम्पैनल्ड है तो आपको एक बार पेमेंट करना पड़ेगा, बाय हैंड आप बिल्स लेके पीसी में देंगे, पीसी क्लेम करके आपके खाते में डाल देगा।
आगे चलते हैं, देखिए आपको बिल का, मान लो आप नॉन एम्पेनल्ड, एम्पेनल्ड है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नॉन एम्पेनल्ड है तो आपको क्लेम करना है। तो क्लेम करने के लिए आप क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आएंगे, अपना ईसीएचएस कार्ड लेके आएंगे पीसी में, हॉस्पिटल का इमरजेंसी सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज समरी, इमरजेंसी रिपोर्ट की कॉपी, केस सीट, बिल सारे लेके आएंगे, और इनवॉइस वगैरह कुछ है तो वो सब, ये सब चीजें, ये आपके ब्रॉड गाइडलाइंस, इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये लेके आइए पीसी में दीजिए, आपका क्लेम आपके खाते में। आगे चलते हैं। अब देखिए आप किन किन हॉस्पिटल में, जितने भी सरकारी बड़े हॉस्पिटल हैं सब में जा सकते हो, आप एम्स में जा सकते हो, देखिए आप एम्स में जा सकते हो, आप पीजीआई चंडीगढ़ में जा सकते हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज निमैंस बैंगलोर में जा सकते हो, जो दिमाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनमें जा सकते हो, जिम पर पौंडीचेरी में जा सकते हो, संजय गांधी पीजीआई लखनऊ में जा सकते हो, इन बड़े सरकारी हॉस्पिटल में आप सीधे जा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अब देखते हैं कुछ एक बड़े हॉस्पिटल लेकिन वो सरकारी नहीं है, क्या आप उनमें भी जा सकते हो? आगे वाली स्लाइड में देखते हैं। जी, आप इनमें भी जा सकते हो। देखो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, सबको पता है कैंसर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है बॉम्बे में, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वेलोर में, शंकर नेत्रालय आंखों का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, कहाँ? चेन्नई में। इन सब में आप जा सकते हो, लेकिन उसका तरीका क्या होगा, आप अपने पेरेंट पीसी से एक रेफरल लेंगे, इन तीनों के पास में जो भी पीसी है, सबसे नजदीक वाला पीसी, उनके नियरेस्ट पीसी में जाएंगे, वहां से एक फ्रेश रेफरल लेंगे, आप क्या लेंगे, वहां से दोबारा से लिखवाएंगे, और फिर आराम से मस्ती से अपना ट्रीटमेंट करवाएंगे। यानी पहले यहां से गए, उनके नजदीक के पीसी के पास रिपोर्ट किया, उनसे रेफरल लिया, और फिर इनके जाकर के यहाँ पर इलाज करवा लिया। मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, टाटा मेमोरियल मुंबई कैंसर वाला, जयपुर से आप गए, जयपुर वाले खातीपुरा पीसी से आपने लिखवाया, फिर आप वहां गए मुलुंड वाले पीसी में, मुलुंड वाले पीसी जो इसके नजदीक पड़ता, वहां गए, वहां से आपने रेफरल लिया, और फिर जाकर टाटा मेमोरियल में आराम से इलाज करवाइए। टाटा मेमोरियल अपने सारे बिल्स मुलुंड वाले पीसी को भेजता रहेगा, और यहां से उसका क्लेम चलता रहेगा, आपका इलाज चलता रहेगा, और इस तरीके से रीइंबर्समेंट बेसिस पे आपका इलाज चलता रहेगा। हम आगे चलते हैं। देखिए अब एक, कितने दिन आप हॉस्पिटल में एडमिट रह सकते हैं, ये आपके ज्यादा काम की चीज नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल्स के काम की। अगर बहुत बड़े स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर्स हैं, 12 दिन हॉस्पिटल एडमिट रह सकते हैं, मेजर सर्जरी है 7 से 8 दिन रह सकते हैं, दूरबीन से सर्जरी है 3 दिन रह सकते हैं, डे केयर में तो 1 दिन में रह सकते हैं। उसका सैंक्शन कौन दे सकता है? देखिए हॉस्पिटल अपने आप लेंगे सैंक्शन, आपको परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। 13 से 30 दिन यानी 1 महीने तक ओआईसी ईसीएचएस आपको परमिशन दे सकता है एडमिशन की, 2 महीने आपको डायरेक्टर रीजनल सेंटर दे सकता है, 4 महीने तक एमडी ईसीएचएस दे सकता है, यानी आप 4 महीने तक भी एडमिट हो सकते हो। तो आपको इस चीज की परवाह नहीं करनी, आपकी जनरल नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। जब आपका इलाज खत्म होगा तो एम्पेनल्ड हॉस्पिटल आपको 2000 रुपए की दवाई देगा, बाकी दवाई आपको आकर के अपने पीसी से लेनी पड़ेगी। दवाई आपको अपने पीसी से लेनी पड़ेगी, एक बार वहां से यहां तक पहुंचने की 2000 रुपए तक की दवाई आपको दे करके वो छोड़ देगा। आगे चलते हैं। देखिए यह है कि हॉस्पिटल की रिस्पॉन्स जिम्मेदारियां क्या है, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये नहीं कि यार ये तो ईसीएचएस वाले हैं, ये तो कम पैसा देते हैं, इनके साथ हम इनको दूसरी लाइन लगा दो, नहीं कर सकते हो। आपका ट्रीटमेंट पूरी तरह कैश ले, आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा एम्पेनल्ड हॉस्पिटल में। अगर पैसा लेता है तो शिकायत करो। हाँ, अगर आपके पास हायर इम्प्लांट है, मान लो कैटरेक्ट की सर्जरी होनी है, एक पर्टिकुलर 17 से 18 हजार रुपए लागू है आपको, अब आपको 1.5 लाख वाला लगाना है तो भाई एक्स्ट्रा पैसा आपको देना पड़ेगा, वो अलग बात है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन ईसीएचएस के साथ जो सैंक्शन है वो चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है। हर एक एम्पेनल्ड हॉस्पिटल एक व्यक्ति डेडिकेटेड आपकी सेवा में लगा के रखेगा। एक बंदा ऐसा होगा जो ईसीएचएस के पेशेंट्स को गाइड करेगा, उनकी हेल्प करेगा। नहीं है तो बताइए, शिकायत करिए। उन सभी फैसिलिटीज के लिए जो कि एम्पेनल्ड है उसके लिए ट्रीट करेगा, सारे प्रोसीजर्स कैरी आउट करेगा, और इमरजेंसी में सारे प्रोसीजर्स कैरी आउट करेगा, और बिल आरसी को भेज देगा। जब आपका इलाज हो जाएगा तो आपको 7 दिन की दवाई दे देगा, या 2000 रुपए तक की दवाई दे देगा, और डिस्चार्ज कर देगा। बाकी दवाइयां आप आकर के लेंगे। पेशेंट को बार बार इधर उधर भगाएगा नहीं कि वापस पीछे जाओ, ये करो वो करो, नहीं, वो ट्रीट करेगा एम्पेनल्ड वाला। हर एक बिल पे पेशेंट के मोबाइल नंबर और सिग्नेचर लेगा ताकि गलत बिल्स फॉरवर्ड नहीं किए जा सकते हैं। आगे चलते हैं। ये देखिए कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम है, यहां तक तो हमने देख ही लिया है। ये है कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम। अगर आपको किसी हॉस्पिटल से, एम्पेनल्ड से शिकायत है, किसी पीसी से शिकायत है, आप सीपी ग्राम्स, बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है गवर्नमेंट की, सेंट्रल पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम,
यानी पब्लिक का सेंट्रली ग्रीवेंस को रिड्रेस करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए सीपी ग्राम्स है। इसकी वेबसाइट है, इसको आप नोट कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। आप डायरेक्टर कंप्लेंट्स mod.nic.in पे इस पे भी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं मुझे। ये भी आप देख सकते हैं कि आप डायरेक्टर को कंप्लेंट कर सकते हैं, इस एड्रेस पे लिखित कंप्लेंट करना है, हेल्पलाइन पे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बेस्ट रहेगा कि वो ओएससी को करें, फिर उसका स्टेशन हेडक्वार्टर को करें, फिर रीजनल सेंटर के थ्रू प्रॉपर चैनल फॉलो करें। हर एक कंप्लेंट में आपको ईसीएचएस रजिस्ट्रेशन नंबर, क्लेम का आईडी, मोबाइल नंबर, पॉली क्लिनिक का डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, ये सब लिखिए ताकि कंप्लेंट का सही निस्तारण हो सके। अब देखिए हम आगे चलते हैं। अब अभी तक जो कुछ भी हमने पढ़ा उसकी एक समरी बता देता हूं। देखिए ईसीएचएस में जो भी ट्रीटमेंट होता है टोटली कैशलेस है, यानी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में आपको एक पाई नहीं देनी है, कोई पैसा नहीं देना है। आपका जो पेरेंट पीसी है वो आपको ज्यादातर ट्रीटमेंट के लिए जिम्मेदार, आपका जितना भी प्लान सोचा समझा ट्रीटमेंट उसके लिए जिम्मेदार है। अगर आप कहीं रास्ते में है, कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपको 7 दिन की या 15 दिन की दवाई ओआईसी ईसीएचएस अपने डिस्क्रिप्शन में दे देगा। मिनिमम 7 डेज, मैक्सिमम 15 डेज दे करके वो इसलिए दिया जाता है ताकि आप अपने पेरेंट पीसी तक पहुंच सके। आप एडमिट हो गए तो कहानी अलग है, फिर तो पूरा ट्रीटमेंट चलेगा। किसी इमरजेंसी में आप किसी भी हॉस्पिटल में जा सकते हैं, हार्ट की इमरजेंसी है, कुछ भी इमरजेंसी है जो आपको इमरजेंसी के, उसमें अगर एम्पैनल्ड हॉस्पिटल है तो 24 घंटे के अंदर अंदर वो ऑनलाइन ही बता देगा पीसी को। नॉन एम्पैनल्ड है तो आपको इमरजेंसी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट 48 घंटे के अंदर अंदर आपके किसी रिश्तेदार को पीसी को देनी, ये ध्यान रखना आप। और गलती से नॉन एम्पैनल्ड में हो गए, इमरजेंसी थी, तो आपके रिश्तेदार बता दे, अगर ज्यादा दिक्कत है तो फोन से बता दे। अगर आप 70 साल से बड़े बुजुर्ग हैं, ये देखिए पहले 75 साल होता था, अभी 70 साल कर दिया गया है। गुड थिंग, गुड स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट। कोई रेफरल की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सीधे जाइए किसी भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में, जितना मर्जी इलाज करवाइए। आगे चलते हैं। किसी भी रेफरल की वैलिडिटी जैसा कि हमने डिस्कस किया 3 महीने तक वैलिड है। पहले सिर्फ 1 महीने 30 दिन वैलिड होता था, अभी 90 दिन। पेशेंट जो है 3 स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर सकता है, एक तो जिसको रेफर किया गया +2 को। अगर ये वाला स्पेशलिस्ट बोलता है 2 को और दिखाओ तो 2 को और दिखा सकता है। रेफरल की वैलिडिटी के सेशंस मैंने कितनी बार दिखा सकता है? 6 बार जा सकता है, 6 टाइम्स। वेरी गुड। किसी भी एक दिन में 2 रेफरल लिख के दे सकता है पॉलीक्लिनिक, लेकिन एमएच के लिए कोई रेफरल्स की लिमिट नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल से जहां से आप डिस्चार्ज होते हुए इलाज के बाद तो 2000 रुपए तक की मेडिसिन आपको दे देगा। बाकी मेडिसिन आपको आकर के अपने पीसी से ही कलेक्ट करनी पड़ेगी। और ध्यान रहे, जैसा कि मैंने पहले बताया था, अपना ईसीएचएस कार्ड और अपना रेफरल, ये 2 चीजें हमेशा साथ रखें। ट्रेवल करें तो ईसीएचएस कार्ड हमेशा साथ रखें। यहां पर मेरा ये स्मॉल लिटिल लेक्चर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।